सो फ्रेंड्स, अब हम आईपीसी के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके सेक्शन 4 के बारे में क्या दे रखा है हमें? सेक्शन 4 दे रखा है राज्य क्षेत्राधित अपराधों पर संहिता का विस्तार। ये जो धारा है ये दो चीज़ों पर लागू है, एक तो है नागरिकता पर और दूसरी है राज्य क्षेत्राधिकार पर। ठीक है फ्रेंड्स, नागरिकता क्या है? जो भारत का नागरिक है या फिर राज्य के क्षेत्र के अंदर कोई अपराध करता है। तो हम देखते हैं इसका क्लोज। फर्स्ट हमें दे रखा है नागरिकता। क्या दे रखा है? भारत से बाहर कोई व्यक्ति अपराध करे तो क्या लागू होगी? अगर कोई भारतीय व्यक्ति भारत से बाहर कोई अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड हमें क्लोज दे रखा है राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र के अंदर भारत का कोई राज्य क्षेत्र है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कोई रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान है, ठीक है, उस पर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो भी क्या लागू होगी? आईपीसी लागू होगी। ठीक है, अब इसमें हमें एक फेमस केस दे रखा है फ्रेंड्स, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है लेकिन मानसिक रूप से किसी अपराध में क्या करता है? भागीदारी निभाता है, तो वो भी क्या होगा? उस अपराध के लिए लायबल होगा और उस पर आईपीसी लागू होगी, चाहे वो भारत से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो क्या आईपीसी के अंडर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें 3 हमें चीज़ें बता रखी है कि भारतीय न्यायालयों को विचारण की शक्ति, यानी न्यायालय को ट्रायल करने की शक्ति कहाँ कहाँ पर दी हुई है, कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें क्या है भारतीय न्यायालय विचारण कर सकता है। तो फ्रेंड्स, भारतीय न्यायालयों को विचारण की शक्ति, यहाँ पर 3 पॉइंट्स में भारतीय न्यायालय को विचारण की शक्ति को हमने बांटा है। पहला दे रखा है लैंड, ठीक है, खुला समुद्र और विमान, यानी कि भूमि, खुला समुद्र और विमान। तो भूमि पर कब कब होगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भूमि, भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? भारतीय नागरिक है। भारतीय नागरिक द्वारा खुले समुद्र में कोई भी अपराध किया जाता है, और कौन से जहाज पर किया जाता है? जिस जहाज पर उसका झंडा, जिस देश का झंडा उस जहाज पर लहरा रहा है, ऐसे देश के जहाज पर क्या करता है? भारतीय व्यक्ति कोई अपराध करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति द्वारा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि भारतीय नहीं है, ये तो व्यक्ति भारतीय ही नहीं है, तो क्या होगा? इस पर आईपीसी लागू होगी। तो ये बताता है कि अगर विमान भारत में रजिस्ट्री करता है, ठीक है, तो क्या होगी? उस पर आईपीसी लागू होगी। ये था हमारा लैंड फ्रेंड्स, इसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा, वो एक था इंडियन और एक था फॉरेनर। ठीक है, इंडियन व्यक्ति द्वारा क्या है? खुले समुद्र में कोई अपराध किया जाएगा, या फिर विदेशी व्यक्ति द्वारा भारतीय जहाज पर कोई अपराध किया जाए तो दोनों पर क्या लागू हो जाएगी? आईपीसी लागू होगी यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम खुला समुद्र। सेकेंड हमारा पॉइंट आया खुला समुद्र। खुले समुद्र पर कब कब लागू होगी? भारतीय जहाज़ों पर कोई अपराध कारित किया गया है। कहाँ पर कारित किया गया है फ्रेंड्स? भारतीय जहाज पर किया गया है, या भारत के समुद्र क्षेत्र में विदेशी जहाज पर किया गया है। भारत का समुद्र क्षेत्र कितने मील की दूरी तक काउंट किया गया है? यहाँ पे 12 मील दूरी तक काउंट किया हुआ है। इतनी दूरी पर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर क्या लागू होगी? आईपीसी लागू होगी। अब हम देखते हैं वायुयान। थर्ड क्लोज हमारा आया इसका वायुयान। वायुयान के बारे में, चाहे वह व्यक्ति भारतीय हो या विदेशी हो, 2 चीज़ें दे रखी है इसमें, एक तो इंडियन और एक फॉरेनर। ठीक है, चाहे वह विमान कहीं भी हो, विमान चाहे भारत में हो या बाहर हो भारत से, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या लागू होगी? आईपीसी लागू होगी। लेकिन इसमें फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये दे रखी है कि विदेशी नागरिक पर कब कब ये धारा लागू नहीं होगी। तो कब कब लागू नहीं होगी? जब वह भारत की सीमाओं से बाहर कोई अपराध करता है, ठीक है, या भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत पोत और विमान है ही नहीं और भारत से बाहर कोई अपराध किया गया तो भारत का कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, यानी कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो इस अधिनियम को क्या नहीं करते? प्रभावित नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है म्यूटिनिटी एंड डेजर्शन, इससे रिलेटेड। दूसरा है ऑफिसर्स, यानी कि भारत सरकार के अगर कोई ऑफिसर्स हैं उनसे रिलेटेड, या फिर कोई सोल्जर्स हैं उनसे रिलेटेड, या कोई आर्मी मैन है उनसे रिलेटेड, या फिर कोई स्पेशल लॉ उसके लिए बनाया हुआ है तो उसमें क्या है? स्पेशल लॉ के तहत ही कार्रवाई की जाएगी, वहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होगा। या फिर लोकल लॉज जो बनाए हुए हैं उसमें लोकल लॉज के अकॉर्डिंग क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी, वहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होगी। इन चीज़ों पर आईपीसी लागू नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से उपबंध थे जो हमने देखे। अब हम सेक्शन 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाना, ये हमारा सेक्शन 6। तो फ्रेंड्स इसमें दे रखे हैं कि साधारण अपवाद जो कि हमें चैप्टर 4 के अंदर दे रखे हैं, जो कि सेक्शन 76 से लेकर 106 तक डिवाइड है। इसमें बता रखे हैं कि ये जो अपवाद है ये क्या है? आईपीसी में दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके और इसमें मेंसरिया को भी इंक्लूड किया गया है। अगर आपराधिक मना आशय नहीं है तो वो क्या माना नहीं जाएगा? अपराध माना नहीं जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स हमें सेक्शन 82 के जरिए इस सेक्शन 6 को समझते हैं। इसमें दे रखा है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो फ्रेंड्स वो अपराध
अपवादों के अधीन समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 वर्ष की आयु के बालक को पता नहीं होता कि वो क्या कार्य कर रहा है, उसके करते का क्या परिणाम होगा, इसलिए क्या है, इसको अपवादों के अधीन समझा गया है सेक्शन 82 का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी है ना, ये जो सेक्शन 6 है ये 2 चीज़ों पर बेस है। पहला दे रखा है कोई बात अपराध नहीं है, कोई भी बात ऐसी बात जो अपराध नहीं है, जो विधि द्वारा आबद्ध हो। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्लोज इसमें दे रखा है भूल जो है वो क्षम्य योग्य नहीं है, यानी कि विधि की भूल अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि और कानून के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। हाँ तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस विधि के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कानून है, उसे किस तरह से अपना व्यवहार रखना है। अगर तो विधि की भूल क्या है, क्षम्य योग्य नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति कोई तथ्य की भूल कर देता है, तथ्यवश कोई भूल करता है, तो वो क्या होगी, क्षम्य योग्य होगी। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, यानी कि एक बार स्पष्टीकरण में किसी पद को स्पष्ट कर दिया गया है तो हर बार उसका भाव उसी रूप में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स समझते हैं ये सेक्शन, हर पद स्पष्टीकरण जिसका इस संहिता में किया गया है। ठीक है, हर भाग में स्पष्टीकरण के अनुरूप ही उसका प्रयोग किया जाएगा, यानी एक वर्ड जो एक बार डिक्लेयर कर दिया गया है हर बार उसका प्रयोग उसी रूप में किया जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 7। इसे हम लैटिन मैगजीन के थ्रू समझते हैं, जो कि देख रखी है एक्सप्रेशन यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टरयूज। इसका मतलब ये होता है कि एक उल्लेख दूसरे का क्या करता है, अपवर्जन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा सेक्शन 7। अब हम सेक्शन 8 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें दे रखा है लिंग। सामान्यतः हम लिंग के अंदर 2 व्यक्तियों को इंक्लूड करते हैं, स्त्री और पुरुष। लेकिन फ्रेंड्स एक सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस केस हुआ जिसका नाम था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय संघ था उन्होंने क्या करा, एक केस दायर करा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो थर्ड जेंडर के जो पर्सन है उन्हें भी क्या है, कुछ विधिक अधिकार और दायित्व दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, मानव है और उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब से इसमें कितने जने शामिल किए गए हैं, अब इसमें थर्ड जेंडर को भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब हम सेक्शन 9 के बारे में देखो तो सेक्शन 9 में ये दे रखा है कि लिंग नहीं वचन। सेक्शन 9 में हमें दे रखा है वचन। वचन में क्या इंक्लूड होगा, एक वचन में बहुवचन इंक्लूड होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। और सेक्शन 10 में ये दे रखा है कि स्त्री और पुरुष में किसी भी उम्र के स्त्री और पुरुष को इंक्लूड किया गया है। तो सेक्शन 11 जो है फ्रेंड्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, पर्सन। पर्सन के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। पहले तो हम देखते हैं फ्रेंड्स पर्सन कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे पर्सन है प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति। यहाँ पे 2 प्रकार के व्यक्ति दे रखे हैं, एक तो है प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम व्यक्ति में कौन कौन शामिल है ये हम देखते हैं। कृत्रिम व्यक्ति में शामिल है कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है कौन से एक्ट के तहत। सो फ्रेंड्स कृत्रिम व्यक्ति में कौन कौन शामिल किए गए हैं, कृत्रिम व्यक्ति में कंपनी, संगम या निकायों को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कंपनी एक्ट 2013 जब बनाया गया था, इसके तहत अगर किसी अधिनियम को रजिस्ट्रेट कर दिया गया है तो उसे भी अपने विधिक अधिकार और दायित्व मिल गए हैं, उनके ऊपर भी वाद लाया जा सकता है और कंपनी भी हमारे ऊपर वाद ला सकती है। संगम कोई श्रमिक संघ है या फिर कोई भी निकाय है, इन सबको क्या है, व्यक्ति के अंदर शामिल किया गया है। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।